हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत क्लास में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो है मैंने पिछली वीडियो में प्रस्तावना को समझाया था। तो प्रस्तावना को समझाया था तो जो है उसमें आप लोग समझ गए होंगे जो भी बेसिक पॉइंट था उनका। तो यहाँ से हम लोग जो है ये समझेंगे कि जितने भी सवाल बन सकते हैं प्रस्तावना को लेकर के, तो यहाँ से हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रस्तावना से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रस्तावना में जो है प्रस्तावना से संबंधित कुछ प्रश्न लिखे गए हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन ये है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। संविधान को शक्ति कौन प्रदान करता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि संविधान में सबसे सर्वोच्च क्या है, ना तो राष्ट्रपति है, ना तो प्रधानमंत्री है, ना तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सबसे मेन कौन है, संविधान। और संविधान को शक्ति देने वाला कौन है, भारत की जनता। तो संविधान की शक्ति का स्रोत क्या हो जाएगा, भारत की जनता। इसके बाद फिर क्या है, भारत की प्रकृति कैसी है। अगर देखा जाए भारत का स्वरूप कैसा है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इस तरीके से जो है हमारी जो है भारत की प्रकृति है। अब इसके बाद फिर देखते हैं संविधान बनाने का क्या उद्देश्य था। तो संविधान बनाने का बेसिकली उद्देश्य था लोगों को न्याय मिल सके, उनको स्वतंत्रता मिल सके और उनमें समानता की भावना आ सके और भाईचारे की भावना आ सके। ये संविधान निर्माणकर्ताओं का उद्देश्य था संविधान को बनाने को लेकर। इसके बाद फिर संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। इसके बाद फिर प्रस्तावना को कहां से लिया गया। अगर देखा जाए प्रस्तावना की अवधारणा को कहां से ग्रहण किया गया है, तो कहां से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से प्रस्तावना की अवधारणा लिया गया। साथ में अगर प्रस्तावना में जो लिखी हुई भाषा है वो किसके संविधान से प्रेरित है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है किसके संविधान से प्रेरित है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया है, संविधान की प्रस्तावना को क्या बताया है। संविधान की प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा दी है, जबकि ठाकुरदास भार्गव ने भी जो है संविधान को आत्मा की संज्ञा दी है। जबकि अर्नेस्ट बाकर ने क्या कहा है, इसको की नोट्स कहा। जैसे एक की नोट्स रहता है, की पॉइंट्स रहता है, वैसे ही अर्नेस्ट बाकर ने इसको क्या बोला है कि ये एक तरीके का शॉर्ट नोट्स है। उसके बाद फिर जो है के.एम. मुंशी ने इसको क्या कहा है, जन्म कुंडली की श्रेणी दी है। तो जन्म कुंडली किसने कहा है, के.एम. मुंशी ने कहा है। की नोट्स किसने कहा है, अर्नेस्ट बाकर ने कहा है। और ठाकुरदास भार्गव ने आत्मा की संज्ञा दी है। साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। इसके बाद जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोला जाता है, इसको आत्मा की संज्ञा दी है। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि प्रस्तावना को किन लोगों ने क्या क्या कहा है। प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा पारित किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को इसको प्रस्तुत किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। और उसके बाद 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसको स्वीकार कर लिया गया था। अब यहाँ से एक बात आती है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं। तो दो तरीके के केस हुए थे। एक जो है बेरुबारी केस हुआ था, एक केशवानंद भारती बनाम केरल लाल संघ हुआ था। तो बेरुबारी केस में ये बताया गया था कि जो संविधान है, संविधान में जो प्रस्तावना दी गई है वो उसका एक भाग नहीं है। जो बेरुबारी केस में था 1960 में हुआ था, उसमें यह बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य संघ में, जो कि 1973 में जो है ये केस हुआ था, और ये अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी, 14 जजों की बेंच थी। और इसमें यह निर्णय लिया गया था कि जो संविधान है, संविधान की जो प्रस्तावना है वो इसका एक भाग है। और इसमें आधारभूत ढांचे का जो है सिद्धांत दिया गया था। तो पूछा जाता है किस वाद में जो है आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य संघ वाद था, उसमें दिया गया था। उस समय पूछा जाता है प्रधानमंत्री कौन थी। तो उस समय प्रधानमंत्री थी जो है श्रीमती इंदिरा गांधी, उस समय प्रधानमंत्री थी। तो आधारभूत ढांचे का मतलब क्या है कि हम संविधान जो है, अब यहाँ से देखो संविधान का भाग नहीं था, उसमें संशोधन हो सकता था। अब संविधान का भाग हो गया है, तो इसका मतलब अगर कोई भी पार्ट संविधान का भाग में है
तो उसमें उसको संशोधित किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है, किंतु बदलने के साथ साथ उसके आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जो संविधान निर्माणकर्ताओं ने जिस उद्देश्य को लेकर के, जैसे उसके अखंडता वर्ड हो गया, उसके बाद फिर संप्रभुता हो गया, तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं किया जा सकता है। आधारभूत जो उसका मतलब है, अब आधारभूत को किसी भी स्पेशल कैटेगराइज में नहीं किया गया। इसका समय समय पर जो है सर्वोच्च न्यायालय इसकी व्याख्या करती रहती है कि किस तरीके से जो है संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है, और उसके आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत है उसमें उसकी व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। वो समय के हिसाब से जो है जिस तरीके की व्याख्या करेगी तो उसी के हिसाब से जो है परिवर्तन हो सकता है प्रस्तावना में। तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को देखा। यहाँ से अब हम लोग देखते हैं कि जो है प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन किए गए हैं। तो प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, और उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। पहला था समाजवादी, दूसरा था पंथनिरपेक्ष, और तीसरा था अखंडता। एसपीए जिसको बोला जाता है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 वर्डों को जोड़ा गया था और जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसके बाद प्रस्तावना पूछा जाता है वाद योग्य है कि नहीं। अब ये समझते हैं कि वाद योग्य क्या होता है। तो वाद योग्य ये होता है जैसे अगर जो भी बातें लिखी गई हैं, जैसे संविधान की प्रस्तावना में जो जैसे समाजवादिता है, अखंडता है, और जो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता है, इन सब वर्डों का जिक्र किया गया है। अब इसमें किसी भी वर्ड का अगर पालन नहीं हो रहा है, मतलब उस तरीके से, तो ऐसा नहीं होगा कि हम इसको पालन करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसे जितने भी मौलिक फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनका अगर हनन होता है तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन जो है जो प्रस्तावना है, इसमें जो भी लिखी गई बातें हैं, अगर इनका इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो इसके लिए हम जो है इसके लिए हम जो है न्यायपालिका में नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए वाद योग्य का विशेष मतलब यही होता है, इसके न्यायालय द्वारा कोई भी संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है कि न्यायालय के द्वारा ये संरक्षित हो, जबकि जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको संविधान के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। तो यहाँ से वाद योग्य का मतलब ये है कि अगर कोई भी बातों का पालन नहीं हो रहा है तो हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि संविधान के द्वारा इसका जो है संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसका कोई भी संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। इसके बाद देखते हैं कि जो भी इसमें वर्ड है, जैसे स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुता है, इसकी भावना कहाँ से प्रेरित है। तो फ्रांस की क्रांति, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, तो वहां पर से जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना को जो है उसकी क्रांति में से लिया गया है या फिर अवतरित किया गया है। इसी तरीके से जो न्याय की व्यवस्था की जाती है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, जो 3 तरीके की न्याय की व्यवस्था की गई है, वो किसके संविधान से प्रेरित है? वो रूस की क्रांति से प्रेरित है या फिर रूस के संविधान से प्रेरित है। यहाँ पर से ये सारे पॉइंट्स थे जो कि प्रस्तावना किससे संबंधित हैं। और जो है यहाँ से और देखें कि भारत में जो है भारतीय प्रस्तावना में कितनी बार जो है भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। तो ऐसा 2 बार किया गया, हम भारत के लोग भारत को। और कितने न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 तरीके, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। स्वरूप कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। इस तरीके से कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना को कब लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो ये सारे पॉइंट्स जो है प्रस्तावना से रिलेटेड हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है प्रस्तावना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पर देखा है कि हम लोगों ने जो है प्रस्तावना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे छोटे एग्जाम को लेकर के, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो ये देख लीजिए, बुक जो है ये भारतीय संविधान है एवं राज्य व्यवस्था है, दृष्टि की जो है ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट की टेस्ट सीरीज है जो कि मेरे पास है। अब मैंने जितना भी प्रस्तावना से संबंधित जो है बातें बताई हैं, प्रस्तावना से संबंधित, उन सब का यूज करके इसमें संविधान की प्रस्तावना नाम का चैप्टर है, 4th चैप्टर है। तो इसमें लगभग जो है 25 क्वेश्चन दिए गए हैं, 26 क्वेश्चन है प्रस्तावना से संबंधित। तो आप लोगों का जैसा रिस्पांस रहेगा तो हम लोग जो है उसको कंटिन्यू करेंगे, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझते हुए चलेंगे। क्योंकि हमें लगता है कि यूपीएससी बहुत कठिन है, क्योंकि यूपीएससी कठिन नहीं है,
उसको समझना जो है वो किस तरीके से बात को पूछना चाहता है क्वेश्चन में, मतलब जितने भी पॉइंट्स हमें पता रहते हैं उनका यूज करके हम क्वेश्चन को कैसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, उद्देशिका मतलब जो प्रस्तावना है, उसके संदर्भ में जो है हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन क्या है? उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता। अब ये कथन दिया है पहला। दूसरा कथन है उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तीसरा है उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? केवल एक और दो, केवल एक और तीन, और जो है केवल एक, दो और तीन। तो यहाँ से ये क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ने से अच्छा है कि हम लोग जो है एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाएं और उसके बाद फिर बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते जाएं। जैसे क्या है, हम लोगों ने पढ़ा पहला, उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता। तो उद्देशिका को संविधान का भाग माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता है? तो देखो दो केस हुए थे। एक बेरुबारी के केस हुआ था 1960 में, जिसमें ये माना गया था कि जो प्रस्तावना है या फिर जो उद्देशिका है वो संविधान का पार्ट नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। किंतु जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य संघ में 1973 में ये बात जो है रखी गई थी, जो है न्यायालय में जो है 14 जजों की बेंच बैठी थी। ये अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी। इसमें जो है निर्णय ये हुआ था कि जो है संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, वो जो है संविधान का एक भाग है, उसमें जो है संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। किंतु उसमें उसके आधारभूत ढांचे को चेंज नहीं किया जा सकता। तो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। तो यहाँ से केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य संघ में ये बात सिद्ध हो गई थी कि जो है उद्देशिका संविधान का भाग है। इसमें क्या है, उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं बताया गया है, तो इसका मतलब ये कथन सही नहीं है। तो पहला वाला कथन सही नहीं है। इसके बाद दूसरे कथन पर बात करते हैं। उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। क्या जो भी संविधान में प्रावधान दिए गए हैं उनसे विधानमंडल में जो भी हैं या फिर संसद में जो भी हैं, जिनको जो भी पावर मिली है, उनको क्या वो कम करने की जो है, उनको नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो प्रस्तावना लिखी गई है, प्रस्तावना में ये है कि उनकी शक्तियों को कुछ जो है वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे, उसके दायरे में रहे, ये बात है। बाकी ऐसा नहीं है कि जो है जो उद्देशिका है वो संसद को या फिर विधानमंडल को अपने कार्य करने में, अपनी विधायिका संबंधी कार्यों को करने में उनकी शक्तियों पर अंकुश लगाती है, ऐसा नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि हम प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हैं ना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य संघ में ये था कि हम प्रस्तावना में भी परिवर्तन कर सकते हैं, जो कि इसको दिखाता है कि जो है संसद ज्यादा शक्तिशाली है। संसद शक्तिशाली है, ये जो है उद्देशिका जो है उस पर नियंत्रित नहीं कर सकती है। अपनी शक्तियों का जो है उद्देशिका अपनी शक्तियों के द्वारा उसको नियंत्रित कर सके, क्योंकि प्रस्तावना में भी तो संशोधन हो सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य संघ में ये तो सिद्ध हुआ ही था। तो यहाँ से उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती, ये सही नहीं है, ये भी कथन सही नहीं है। उसको कम करने की पावर उसके पास नहीं है। सिर्फ आधारभूत ढांचे में जब परिवर्तन होगा तो उस कंडीशन में आधारभूत ढांचे के लिए कौन जो है उसका एक्सप्लेन करेगा? तो उसका एक्सप्लेन करेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद फिर देखते हैं तीसरा कथन, उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देशिका जो है उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये बात सही है, क्योंकि पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है पारित हो गया था और उसके बाद फिर संविधान बनना शुरू हो गया था। तो यहाँ से ये वाला कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन में क्या पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ से पहला और दूसरा कथन सही नहीं है, बाकी सारे कथन जो है
बाकी जो तीसरा कथन है वो सही है। इसमें कौन सा सही नहीं है, केवल एक और दो। तो इस तरीके से जो मेरी बेसिक जानकारी है, जो हम लोगों की बेसिक जानकारी रहती है संविधान की प्रस्तावना को लेकर के, उन्हीं को यूज करके इस सवाल का आंसर हम लोग दे पाए हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोगों का रिस्पांस रहेगा, मतलब अगर आप लोग कहेंगे, तो इस बुक के जितने भी सवाल हैं जो है उनको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली इस पर क्या है, हम लोग यूपीएससी से संबंधित जितने भी पॉइंट्स रहेंगे, प्रस्तावना से संबंधित सारे पॉइंट्स जो है डिटेल में हो जाएंगे। बाकी जो है जितना मैंने पॉइंट्स बताया था शुरुआत में, वो सारे जो है जितने भी छोटे एग्जाम होते हैं उसमें रहता है। ये जो है कुछ आरएएस हो गया या फिर यूपीएससी हो गया, फिर पीसीएस के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जिसके लिए हम समझ सकते हैं कि अगर हम एक एक वर्ड को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों का जैसा रिस्पांस रहेगा तो हम लोग जो है प्रस्तावना से संबंधित ये 25 क्वेश्चन, जो 26 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको जो है कंटिन्यू करेंगे। तो अब अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो हम ये 25 क्वेश्चन बनाएंगे, जो है अच्छे तरीके से एक एक का एक्सप्लेन करेंगे। और अगर जो है आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम इस पूरे बुक को जो है एक एक चैप्टर को कंटिन्यू अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, भले ही कितना समय लगे। क्योंकि जो है एक बार अगर हम कठिन रास्ते पर जो है चलेंगे, बड़े रास्ते पर, तो जितने भी छोटे एग्जाम हैं वो आराम से हो जाएंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि वो भी यूपीएससी को लेकर के एक समझ विकसित कर सके और आगे इसकी तैयारी कर सके। थैंक यू।